से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम तरंग चैप्टर कंप्लीट समाप्त करेंगे। देखेंगे तरंग से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चनों को देखेंगे। आज तुम्हारा तरंग एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को शुरुआत कर दिया है देखने का तो अंत भी करो। आज देखते हैं तरंग के बारे में। तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ, और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मैं बताया था पहले थ्योरी क्लास में। अनुप्रस्थ में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। ऐसे ये है माध्यम के संचरण, ये कण संचरण की दिशा है, तो इसी दिशा में माध्यम के कण लंबवत गति करते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं। मैं बताया था, ये इतना हो गया। तो इसमें देखेंगे कण इंपॉर्टेंट पॉइंट, कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत गति करते हैं, लंबवत दोलन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अनुप्रस्थ में। और इसमें कण तरंग संचरण के दिशा के समानांतर गति करते हैं, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यहाँ तक ठीक बात है। इसमें और बातें, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण क्या क्या है। पानी के ऊपरी सतह का तरंग, ये भी एग्जाम्पल है पहला अनुप्रस्थ का। दूसरा गिटार के तार का कंपन, ये भी अनुप्रस्थ है। तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग, ये भी अनुप्रस्थ है। और क्या देख सकते हैं, हाँ इतना याद रखो। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल अनुदैर्घ्य में एग्जाम्पल आ जाएगा ध्वनि तरंग, ध्वनि आ जाएगा इसमें। तीसरा क्या आ जाएगा, घंटी का आवाज, ये भी अनुदैर्घ्य तरंग है, एग्जाम्पल याद रखना। गुण है अनुप्रस्थ में, अनुप्रस्थ को ठोस में ही उत्पन्न किया जा सकता है। और नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे गैस याद रखना, गैस में और जल में, गैस और द्रव में उत्पन्न नहीं किया जा सकता अनुप्रस्थ तरंग को। लेकिन इम्पोर्टेंट बात याद रखना, नोट में करके लिख लेना, अनुप्रस्थ तरंग को केवल जल के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न किया जा सकता है। देखो अनुप्रस्थ तरंग को ठोस में उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि ये डोरी है, ये डोरी को जब हिलाएंगे तो ऐसे कंपन करेगा, लंबी डोरी को, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन जब गैस को बोलोगे ऐसे पकड़ के, ऐसे तो नहीं कर सकते गैस को, इसीलिए अनुप्रस्थ तरंग को गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब द्रव को, लिक्विड को तुम पकड़ के ऐसे तो नहीं हिला सकते। भले ही आप उसके द्रव के ऊपरी सतह को हिला सकते हो। जैसे कि देखना, तालाब में जब पत्थर मारते हैं तो पत्थर से तालाब की ऊपरी सतह का ऐसे हिलता है लहर,
लेकिन अंदर का जल तो नहीं हिलता ना भैया, पूरा जल को हिलाओ तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए द्रव के ऊपरी सतह पर ही अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न किया जा सकता है और ठोस में, और द्रव और गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। और अनुदैर्ध्य तरंग को किस में उत्पन्न किया जा सकता है? इसको ठोस में भी उत्पन्न किया जा सकता है, गैस में भी उत्पन्न किया जा सकता है और द्रव, तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है अनुदैर्ध्य तरंग। इतना पॉइंट याद रखो। आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, इन्हीं तीनों से बहुत ज़्यादा MCQ न्यूमेरिकल्स आता है। जितने भी आप देख लो क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लो, सब में इसी से आता है। तो आज हम देखेंगे आयाम क्या है, आवृत्ति क्या है, सब चीज़ मैं एकदम इजी वे में समझाऊंगा, टेंशन ना लो। पूरा मूड ऑफ कर दिया है लड़का यार। दिमाग खराब करके रख दी। चलो अब हम देखते हैं आयाम क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है। इन्हीं सभी से ही न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आता है। तो आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आज वीडियो पर बने रहो बस। पहले देखते हैं, जब हम पत्थर लेके जाते हैं तालाब में मारते हैं तो लहर उत्पन्न होता है। तो सबसे ज़्यादा पानी ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर आएगा, फिर ऐसे आते 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 ऐसे लहर समाप्त हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, श्रृंग, इसको बोलेंगे गर्त। और अधिकतम विस्थापन होगा लहर, यानी तालाब में पत्थर फेंकने पर सबसे ज़्यादा ऊपर की ओर उछलेगा, उससे हम बोलेंगे आयाम। ये देसी ट्रिक है, ठीक। और दो लगातार श्रृंगों और दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाया जाता है, ठीक। इतना बात समझ में आया। देखते हैं पहला क्या देखेंगे, तरंग दैर्ध्य। ये आता है ना एग्जाम में, तरंग दैर्ध्य में क्या, दो लगातार श्रृंगों और दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी, दो लगातार श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी, इसे लैम्डा से दर्शाया जाता है। इतना बात समझ में है। दूसरा आयाम क्या है, ये भी आता है एग्जाम में। आयाम अधिकतम विस्थापन, सबसे ज़्यादा विस्थापन देखो तरंग में ये वाला हुआ है, तो अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। आयाम कहते हैं अधिकतम विस्थापन को, ठीक बात। यहाँ तक आवर्तकाल। तीसरा आवर्तकाल दोलन करने में लगा समय, एक दोलन करने में लगा समय, इसे T से दर्शाया जाता है। जैसे कि देखना, यहाँ से शुरुआत करेगा तरंग, ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा और यहाँ तक ख़त्म करेगा। यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से ख़त्म किया, तो एक दोलन करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे T से दर्शाया जाता है। चौथा बात, ये इसी सब से एग्जाम में आएगा ना, देखना न्यूमेरिकल्स भी यहीं से आता है। आवृत्ति क्या होता है देखना, एक सेकंड में जितना दोलन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में ऐसे जितना बार करेगा वही उसका फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। इसे एफ से भी दर्शाते हैं, इसे म्यू से भी दर्शाते हैं, इसे एन से भी दर्शाते हैं, तीनों से दर्शाते हैं। ये बहुत याद रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। माना
माना एक दोलन करने में एक दोलन करने में टी सेकेंड लगता है। एक दोलन करने में टी सेकेंड लगता है, ठीक। तो एक सेकंड में कितना दोलन करेगा? एक सेकंड में 1/t दोलन करेगा। एक सेकंड में भाई ये इस टी को उधर भेज दो ना भाई, तो एक है इधर, तो 1/t हो जाएगा और एक सेकंड बजेगा। एक सेकंड में 1/t दोलन करेगा। तो इसी को बोला जाता है भैया, एक सेकंड में जितना दोलन करता है उसी को तो आवृत्ति बोलते हैं ना। तो आवृत्ति का नया फार्मूला आ गया, बताओ। आवृत्ति, इसी को आवृत्ति बोलते हैं। ये निकल गया इसी पॉइंट से निकल गया आवृत्ति का फार्मूला। देखो आवृत्ति का फार्मूला 1/t। आवृत्ति को किसी दर्शाते हैं? n से, यानी 1/t। ये आपको याद करना पड़ेगा, 1/t। आवृत्ति बराबर 1/t। अब ये t आवर्तकाल है, समय, तो t को त्रियक गुना करो इधर, t और n इधर गुना होगा तो 1/n। ये हो गया आवर्तकाल का फार्मूला। ये है आवृत्ति का फार्मूला और ये है आवर्तकाल का फार्मूला। आवर्तकाल, ये दोनों यही पॉइंट से निकल गया। बताओ समझ आया? एक बार फिर से देखना। माना एक दोलन करने में t समय लगता है। एक दोलन यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में t समय लगता है। तो भैया एक सेकंड में t को उधर पक्षांतर करो तो 1/t हो जाएगा। ये देखो 1 है तो 1/t। एक सेकंड में लगा समय, तो एक सेकंड में लगा समय आवृत्ति कहलाएगा। तो आवृत्ति को n से दर्शाते हैं तो 1/t हो गया। तो t तिर्यक गुना करो, t इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा। तो इसी पॉइंट से हम लोग आवृत्ति भी निकाल लिए, आवृत्ति का सूत्र, आवर्तकाल भी निकाल लिए। यही दोनों पॉइंट से ही न्यूमेरिकल पूछता है, चाहे रेलवे हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं, इसी से घुमा के पूछता है। तो आप देखेंगे अब आवृत्ति का फार्मूला हो गया, आवर्तकाल का हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं। मान लो बात, n को तिर्यक गुना करो इंटू n, बचेगा 1। तो ये भी बात याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आ गए लिख। अतः इसको t को बोलते हैं आवर्तकाल गुना आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी n है, आवृत्ति बराबर 1। ये पॉइंट भी बहुत बार पूछा है यहीं से। तो क्वेश्चन में बोलेगा आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल कितना होता है, पेपर में देगा 0 ऐसे करके देगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको 1 डालना पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट, ये भी सूत्र इसी पॉइंट से निकल गया। बताओ, एक पॉइंट याद रखना, ये तीनों आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर इसको भूल जाओगे तो यही पॉइंट से निकालना है। अब वेग, न्यूमेरिकल आता है। वेग वेलोसिटी, वेग, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ये तो सबको पता है। समय, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दूरी किसको मानेंगे हम इसमें? देखो ये ऐसे गति करेगा, दोलन करेगा, ये लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी तो लैम्डा है ना, तो लैम्डा दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा दूरी। इसमें समय t, आवर्तकाल t, ये वेग हो गया। वेग 1/t बाहर निकाल दो, गुना लैम्डा ऊपर रहेगा। 1/t हम जानते हैं भैया, 1/t बराबर n होता है। देखो ये दो, तो n यहाँ आ जाएगा और लैम्डा गुना हो जाएगा v। ये मोस्ट IMP फार्मूला है। देखो ये तीनों 1 2 3 4 चारों फार्मूला इस पॉइंट से आ गया। देखो आपको ये रटना है, ये रटना है, ये रटना है, ये रटना है, रटन तो होना चाहिए चारों फार्मूला। अगर भूल जाओ तो इस पॉइंट को याद रखना, इसी पॉइंट से ये चारों फार्मूला आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक ठीक है। चलो देखते हैं इसको, फार्मूला क्या बोला? आवृत्ति बराबर 1/t, आवर्तकाल। यह है आवृत्ति का, इसको रटन तो होना चाहिए आपको। t को तिर्यक गुना करो, t बराबर 1/n। ये है आवर्तकाल का फार्मूला, आवर्तकाल, ये भी आपको रटन तो होना चाहिए।
टी इंटू एन बराबर 1, तिर्यक गुना करो, ये भी आपको रटन होना चाहिए। और वेग v बराबर होता है एन लैम्डा, ये आपको रटन होना चाहिए। ये कहाँ से निकला मैं बता दिया हूँ, इन्हीं तीनों चारों फार्मूला को घुमा घुमा के देकर आपको पूछेगा। ये दोनों चीज़ देगा, पूछेगा फ्रीक्वेंसी बताओ, एन बताओ, ये चीज़ दे देगा और बोलेगा आवर्तकाल बताओ, ये चीज़ दे देगा और बोलेगा आवर्तकाल बताओ। तो यहीं से घुमा घुमा के आता है। तो देखते हैं क्या ALP 2018 ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, एक नाव से घिरी हुई जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है, चलती तरंगों को चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगा, ये पूछा है। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है, आपको पहचानने आना चाहिए। तरंग दैर्ध्य 125 दिया है, सॉल्व करेंगे। तरंग दैर्ध्य लैम्डा 125 मीटर दिया है, काम खत्म। गति यही तो वेग है ना, वेलोसिटी कितना दिया है 25 मीटर पर सेकंड दिया है। पूछा क्या है, आवृत्ति, खत्म कहानी। आवृत्ति आपको निकालना है। हम जानते हैं v वाला फार्मूला क्या होता है, v बराबर एन लैम्डा, बात खत्म। हमको v का मान 25 दिया है, 25 डाल दो, बराबर n का मान हमें चाहिए n, ठीक। लैम्डा का मान 125 दिया है, खत्म कहानी। n चाहिए तो n अपने जगह रहेगा, ये इधर तिर्यक गुना होगा 25/125, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, तो n, ठीक, 5 दुआ 10 हर्ज आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक ठीक 0 आपका, या ऐसे भी लिख सकते हो हर्ज आंसर। आगे देखते हैं, कुछ नहीं करना है। ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसका तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो इसका तरंग की आवृत्ति क्या हो, यही बस पूछा है। कुछ नहीं करना, ध्वनि तरंग इतना गति है तो v दिया है भैया 339 मीटर पर सेकंड दिया है, खत्म कहानी। उसके बाद इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1.5 सेंटीमीटर, यही देखना है, यही रेयर चीज़ों को नोटिस करना है। सेंटीमीटर है, जबकि इसको देखो मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करना है आपको। 1.5 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में चेंज करो। 1.5 अपॉन 1 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में चेंज करो। 1.5 अपॉन 100, ये हो जाएगा मीटर। इसी को और चेंज करो, ये 15 हो जाएगा, एक जीरो फिर नीचे आ जाएगा, 1 2 3 मीटर, इतना हुआ। अब देखो इसमें पूछा क्या है, आवृत्ति क्या है, n का मान हमें पूछा है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि v बराबर होता है n लैम्डा। तो v का मान कितना दिया है 339, बराबर n का मान कितना दिया है, n का मान हमें निकालना है। और लैम्डा का मान कितना दिया, लैम्डा का मान 15/1000 इतना दिया है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। n को वहीं रखो, 339 अपने जगह में है, ये तिर्यक गुना होगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 और 5 15 नीचे, 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 दुआ 10 हो गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो 113 इंटू 2000, 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2000 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 22,600 हर्ज आंसर, इतना आएगा इसका आवृत्ति। ठीक बात, एकदम इजी है, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप देख लेना। एक बार आपका अगर सूत्र फार्मूला रेलवे में आया है, ये क्वेश्चन सॉल्व। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज है तो इसका आवर्त क्या करना है। हम जानते हैं भैया आवृत्ति का फार्मूला आवर्तकाल का जस्ट 1/t होता है, ये होता है आवृत्ति का। आवृत्ति कितना दिया है, n बराबर 50 हर्ज, तो रख दो 50 1/t, t चाहिए हमें, t आवर्तकाल पूछा है ना, t तिर्यक गुना करो तो t ऊपर आ जाएगा 1/50, ठीक। यहाँ तक
यही, अगर इतना आंसर दिया है तो यही आंसर होगा। और इसको सॉल्व करना है तो देखो सॉल्व कर दो भाई, 0 2 हर आंसर आएगा। ये भी आंसर सही, ये भी आंसर। टी बराबर आवर्तकाल बराबर इतना। देखो इतना इजी क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन बनेगा मेडिकल से भी क्वेश्चन आ जाए तो देखते हैं। देखो एक तालाब में हम पत्थर मारे, पत्थर मारने से तरंग उत्पन्न होगा, तरंग का विस्थापन ऐसे होगा, ऐसे। मान लो बात ये हो जाएगा अपना 0 0, ये हो जाएगा 2 4 6, ये 8। इधर हम दूरी के साथ दूरी देखते हैं मीटर में। मान लो बात ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये 15, ये हो जाएगा -5 -10 -15। अगर इस ग्राफ में अगर आपको पूछेगा ये अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन, इसमें पूछेगा आयाम क्या है ग्राफ में, तो देखो सबसे ज़्यादा विस्थापन किस में हुआ है, इसमें। तो 5, ये दूरी 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ये आयाम। अगर ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन आए तो ठीक। अगर पूछेगा इसमें आवर्तकाल, इस ग्राफ में आवर्तकाल अगर पूछ देगा तो देखो आवर्तकाल इसे कहते हैं, एक दोलन करने में लगा समय, तो यहाँ से दोलन करते हुए आएगा और एक दोलन पूरा करेगा यहाँ तक, तो ये हो जाएगा समय टी के साथ अगर इधर जाए तो 4 सेकंड। यहाँ तक समझ आया। आवृत्ति पूछेगा तो क्या, आवृत्ति पता है 1/t होता है, तो 1/4 हर जा आंसर होगा। ठीक, इतना समझ आएगा। आवर्तकाल अगर पूछे, आवर्तकाल बोलता हूँ, यहाँ तक समझ आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का तरंग क्लास आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास देखने के बाद आप MCQ लगा लो, हर क्वेश्चन बनेगा, SSC हो, रेलवे हो, CG व्यापम हो, हर क्वेश्चन देख लो, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा।